न्यूज इन फोकस। आज के शो में कौन सी रहेंगी, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। आज हमारा फोकस होगा सबसे बड़ी खबर पर। संसद में दो शख्स घुस आए और जूते से कुछ निकाला और धुआं फैलने लगा। यही नहीं, दोनों ने संसद के बाहर भी कुछ लोगों ने संसद के बाहर भी बवाल मचाया, कुछ ने बाहर और कुछ ने अंदर। पूरी विश्लेषण करेंगे खबर का। और इसके साथ साथ हमारा फोकस होगा आज खुले दो आईपीओस पर। आज से डॉम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ खुल गया है। आपको इसमें पैसे लगाने हैं या नहीं, इस पर लेंगे मार्केट गुरु अनिल सिंघवी की राय। ये होगी आज की हमारी न्यूज इन फोकस नंबर 2। इसके अलावा हमारा फोकस टीम लीज का ताजा सर्वे पर भी रहेगा, जिसमें नए साल की शुरुआत में नौकरियों की बाहर आने की बात कही जा रही है। तो क्या वाकई में नया साल लेकर आएगा नौकरियों की बाहर, इस पर करेंगे विश्लेषण। और आज की कवर स्टोरी में बात होगी भारतीय खाने की। जी हाँ, आखिर भारतीय खाने का जमाना क्यों है दीवाना। करेंगे टेस्ट एटलस में भारत को मिली 11th रैंकिंग का पूरा विश्लेषण और जानेंगे कि दुनिया में ग्लोबली हमारे खाने की एक्सेप्टेंस कहां तक पहुंची है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा पोल भी है, जो हमने आपके लिए रखा है। फटाफट जाइए सोशल मीडिया हैंडल्स पर और वहां पर इस पोल में हिस्सा लीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं खाने की। ग्लोबल स्तर पर भारतीय व्यंजनों की धाक क्या बढ़ रही है, हाँ या ना में आपको देना है जवाब। अगर कमेंट कर सकते हैं तो बड़ा अति सुंदर होगा। और आपका अगर कोई मजेदार कमेंट आया तो उसको हम शामिल भी करेंगे। आपको हाँ या ना में फिलहाल देना है जवाब। क्या ग्लोबल स्तर पर भारतीय व्यंजनों की धाक बढ़ रही है? क्योंकि ग्लोबली अब इंडियन शेफ्स को जिस लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है भारतीय क्विजीन को, ये सारी कहानी बयां कर रहा है भारतीय खाने की एक्सेप्टेंस की। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। #ZEindia360 और @ZBusinessOnline, ये हमारे हैशटैग्स हैं और ऑनलाइन हमारे हैंडल्स हैं जो आप तक पहुंच चुके होंगे। यहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है इस पोल में। रिजल्ट्स जो होंगे वो बताएंगे आगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। देश की संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस से जुड़े और पहली बार विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी ने विधायक प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 दिसंबर से पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों समेत सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। 2 दिन चलने वाली ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद पार्टी जोश में है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र बयानी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गांधीनगर में स्पीकर शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा। बयानी जूनागढ़ से विसावदर सीट से चुने गए थे। बयानी के इस्तीफे का कारण खुलासा नहीं हुआ है। गुजरात में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से बीजेपी 156 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही उसे भारत प्रत्युर्पित किया जा सकता है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को करीब पहुंच चुकी है काफी। इस मामले में रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड माना जाता है। रवि 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था।
एनआईए ने बेंगलुरु में 6 से ज्यादा जगहों पर आतंकी साजिश के मामलों में तलाशी ली। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। एनआईए की टीम ने उन संदिग्धों के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान लिया जिन पर आतंकियों से जुड़े होने की आशंका है। आपको बताएं कि 9 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र में पुणे, मीरा रोड, ठाणे और कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 44 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। देश की सबसे सुरक्षित इमारत यानी संसद भवन में हुई सेंधमारी के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। संसद सचिवालय ने अब एक बड़ा फैसला किया है। अब संसद में दर्शक दीर्घा में अगले आदेश तक एंट्री बैन रहेगी। जी हां, इसी के साथ संसद में एंट्री के लिए बनने वाले ई पास के बनने पर भी रोक लगा दी गई है। संसद में एंट्री के लिए आम आदमी को विजिटर्स पास लेना होता है। ये पास दोनों सदनों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। एक पास केवल एक ही सदन के लिए मान्य होता है। लेकिन अब आज जो वाकया घटित हुआ है उसके बाद से फिलहाल इस एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। UIDAI ने पोर्टल के जरिए आधार का फ्री में जानकारी अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अगले साल 14 मार्च तक आधार में मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड में अपडेशन के लिए अगले 3 महीने कोई चार्ज नहीं देना होगा। UIDAI की ओर से जारी सूचना के मुताबिक लोगों की पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए फ्री अपडेशन की सर्विस 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। अपडेशन की प्रक्रिया माय आधार पोर्टल के माध्यम से बिना शुल्क जारी रहेगी। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की लिस्ट जारी हो चुकी है और भारतीय खाने को इसमें मिला है 11वां स्थान। जी हां, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे टेस्ट एटलस की इस लिस्ट में भारत को इस रैंक तक पहुंचाने में किस किस डिश ने अहम भूमिका निभाई, आखिर क्यों भारतीय खाने की दुनिया है दीवानी। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बहुत ही खास मेहमान के साथ आपके लिए सरप्राइज के तौर पर हैं हमारे साथ। लेकिन मेहमान के पास जाने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय खाने का जायका दुनिया भर में खुशबू फैला रहा है। टेस्ट एटलस ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को 11वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया भर में थाईलैंड, तुर्की, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के व्यंजनों से ज्यादा भारतीय पकवान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। टेस्ट के लिहाज से जो डिश सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है उसमें बटर चिकन, टिक्का, तंदूरी और बटर नान शामिल है। टेस्ट एटलस की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया भर के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत की रैंकिंग पेरू से केवल 0.02 अंक कम है। इस सूची में इतालवी व्यंजनों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बताया गया है। इसके बाद जापान, ग्रीस, पुर्तगाल, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन, पेरू और फिर भारत का नाम है। सूची में भारत के बाद ब्राजील, पोलैंड, अर्जेंटीना और तुर्की का नाम शामिल है। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, इसे भी समझ लीजिए। कुल 3,95,205 डिशेज का आकलन किया गया। इसके साथ ही कुल 1,15,660 फूड प्रोडक्ट्स का आकलन किया गया और हर क्विज़िन्स के टॉप 50 फूड आइटम्स को परखा गया। इसके बाद दुनिया में सबसे अच्छी रेटिंग वाले व्यंजनों को प्रत्येक देश के सर्वोत्तम रेटेड व्यंजनों और खाद्य उत्पादों की औसत रेटिंग के मुताबिक सूची में स्थान दिया गया। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 50 में भारतीय व्यंजनों की एंट्री हुई, जिसमें स्कोर और रैंकिंग दी गई। बटर गार्लिक नान को 4.67 स्कोर दिया गया और 7वीं रैंकिंग दी गई। वहीं मुर्ग मखनी को 4.54 स्कोर दिया गया, जिसे 43वीं रैंकिंग दी गई। टिक्का को 4.54 स्कोर दिया गया, जिसे 47वीं रैंकिंग दी गई। इसी तरह से तंदूरी को 4.57 का स्कोर दिया गया, जिसे 48वीं रैंकिंग पर रखा गया। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की लिस्ट में भारत का 11वां स्थान आना काफी अहम है। वो भी इसलिए क्योंकि भारत का खाना अमेरिका, थाईलैंड और यहाँ तक कि साउथ कोरिया के खाने से ज्यादा पसंद किया गया है।
उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत का पायदान और ऊपर जाएगा और भारतीय खाने की दुनिया भर में बढ़ती धाक में और इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में हम अक्सर खाने की बात करते हैं, बीच बीच में जरूर जब भी मौका मिलता है हम खाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये यात्रा जो भारतीय खाने की है ना, ये बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है। देखिए, कहते हैं हजारों सालों के इतिहास में बहुत लंबे वक्त तक भारत के हर साम्राज्य में एक शाही दरबार होता था जहां पैसों, मुद्राओं, अशरफियों के साथ साथ खाने का भी खजाना होता था और उसकी देखभाल करते थे शेफ्स, यानी कि शाही रसोइये। मैंने जितना पढ़ा है खाने के बारे में, ये पता चला है कि ये रसोई घरों जो हमारे उस समय होते थे, ये सिर्फ किचन नहीं होते थे बल्कि ये लैब्स होती थी उस समय की, जहां भोजन में नवाचार होते थे, इनोवेशंस होते थे, नए व्यंजन इजाद होते थे, पुराने व्यंजनों को फिर से बनाया जाता था, नया खाना बनता था और फिर इन डिशेस की रेसिपीज किसी समाचार की तरह आसपास फैल जाती थी और आम लोगों की रसोई में रसोइये, गृहिणियां अपने आसपास जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक नए तरह के व्यंजन को दोबारा बनाने की कोशिश करते थे। और इस तरह से ये खाना नहीं था साहब, ये किस्सा गोई जैसा हो गया, कहानी जैसा हो गया जो यहां से वहां चलते रहता था और अपने साथ साथ नए नए प्रयोग, इम्प्रोवाइजेशन समेटता समेटता आगे बढ़ता गया। भारतीय व्यंजनों की ये यात्रा आम यात्रा मत समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक साहसिक यात्रा है। और आज हमारे सामने जो आप आधुनिक भारतीय व्यंजन देख रहे हैं ना, हमारी जुबान से पेट तक जो स्वाद का रसीला और मखमली रास्ता तय करते हैं ना, वो इसी साहसिक यात्रा का परिणाम है। और इस यात्रा में न जाने कितने पर्सनल, सोशल चॉइसेस का इंटरेक्शन हुआ होगा। वैदिक काल में हम बार बार कहते हैं कि चिकित्सा, योग, साहित्य, धर्म के जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, चरक की चरक संहिता है और यहाँ तक कि जो उपनिषद हैं, उन्होंने जो खाना है उसका मानव शरीर पर क्या इम्पैक्ट है उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है। फिर बाद में फिर जियोपॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल चेंजेस आए, मुगल इन्वेजन हुआ, यूरोपियन कोलोनाइजेशन हुआ और तब जाकर मौजूदा स्वरूप में खाना हमारे सामने है। जी हाँ, ये यात्रा मैं बार बार कह रहा हूं, छोटी मोटी यात्रा नहीं है। खाने को पहली बार खजाने के रूप में जिस शख्सियत ने हम सबके सामने परोसा, आज खाने के ऊपर चर्चा के लिए एक बार फिर मेरे मेहमान बन रहे हैं संजीव कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भारत में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी बताई हुई रेसिपीज से हम सबका ध्यान खिंच जाता है ना खाने की तरफ, उसी खाने पर कोई बात हो रही हो, कोई गंभीर चर्चा हो रही हो, मुझे लगता है आप सारे काम छोड़कर हमें समय देते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सर आपका। पहला सवाल सर यही, ये 11वां रैंक, पिछली बार 5वां रैंक मिला था इसमें, इस बार 11वां मिला है। हालांकि मैं स्कोर देख रहा था, पॉइंट बहुत क्लोज है, लेकिन ये क्या कहानी कह रहा है सर? क्या हम ये देखें कि 5 से हम 11वें पे चले गए, या पॉजिटिवली ये देखें कि साहब दुनिया में ग्लोबली हमारा स्वाद, हमारा खाना जो है वो स्वाद बिखेर रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। और चर्चा जब भी खाने की चर्चा होगी और आप इतना स्वाद के साथ में खाने की चर्चा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ तो मुझे जब ये खबर मिलती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में आऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का आपको। और मैं इस समय सिंगापुर में हूँ और ये सिंगापुर में भारतीय खाने को बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। पिछले करीब 16-17 सालों से सिंगापुर एयरलाइंस का जो खाना है उसमें इंडियन खाना जो है वो किस तरह से और बढ़े, क्या हो, उसके लिए मैं काम करता हूं और वो सारा मैं करता हूं। उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूं। क्या बात है। तो जो आपने कहा कि 5वें से 11वां, एक्चुअली ये कोई महत्व की बात नहीं है कि ये ऊपर नीचे। फैक्ट ये है कि अगर हम आस-पास अपने देखें, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो क्या चीजें देख रहे हैं। तो अभी मैं हाल ही में एक बहुत बड़ी जो चेन, रिटेल की चेन है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे मैं था और वो खाना ही बेचते हैं। करीब 850 स्टोर्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल टेस्ट की बात करें हम, तो बटर चिकन जो है उनके सारे स्टोर्स में नंबर 1 इंटरनेशनल टेस्ट है, नंबर 1। ये 5 और 11 की बात नहीं कर रहे हम, राइट? तो ये पिज्जा से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो
तो जब इस तरह की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि अब दुनिया को भारतीय स्वाद ने हिलाना शुरू कर दिया है। मैं जब थोड़ा सा मेरा लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि संजीव कपूर कौन है, तब से मैंने एक ही मैं चीज कहता हूं कि मेरा जो लक्ष्य है जिंदगी का, जीवन का, वो ये है कि भारतीय खाने को किस तरह से नंबर 1 बनाया जा सके दुनिया भर में। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ भारतीय हूं, मैं मानता हूं कि जो हमारा स्वाद है जी। उसमें कुछ ऐसी बात है। और वो बात क्या है कि ये पूरी दुनिया को, देखिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे खाने की, हमारे खाने में जो अलग अलग स्वाद, अलग अलग मसाले पड़ते हैं, एक ही डिश में 10 15 20 तरह के मसाले पड़ते हैं, वो जो उसका मिश्रण रहता है, वो जो एल्केमी होती है ना, जैसे आपने कहा कि राजा महाराजाओं के टाइम में होता था, वो अभी भी होता है। आप हर घर में जो हमारी मसालेदानी है उसमें मसाले पूरे नहीं है तो उसके अलावा कितनी शीशियां और बर्तन बड़े बड़े रहते हैं मसालों से हमारे, फिर जाके कहीं एक डिश बनती है। सही बात है। राइट। तो जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को अब लोगों ने समझ उसमें लानी शुरू की। पहले क्या होता था, पहले लोग उससे घबरा जाते थे कि ओह इट वाज टू मच फॉर देम, उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता था कि अरे हमें समझ नहीं आ रहा, इट इज टू मच। अब लोगों को समझ आना चाहिए, अरे ये भी है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, मैं कभी कभी कहता हूँ कि आजकल जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जाए आप, वो कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ भी हो बीमारी, 5 6 7 8 रंग बिरंगी गोलियां दे देती हैं कि भाई शायद कोई तो लग जाएगी। शायद हमारे खाने में भी इतने सारे एलिमेंट्स है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ तो लग ही जाता है। बिल्कुल से सही सही बात आपने कहा। ये जो टेस्ट एटलस है, क्रोएशिया का ये एक संगठन है और ये अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और पूरी दुनिया में हमको बताया गया कि भाई 4 लाख के आसपास डिशेस का इन्होंने जांच पड़ताल की, उसमें 1.25 लाख के आसपास जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनकी जांच पड़ताल हुई और फिर जाकर आया। और इसमें भी सर कमाल की बात ये है कि हमारा जो बटर गार्लिक नान है सर, इसको इन्होंने 4.7 रैंकिंग दी है और वो ओवरऑल टॉप 50 में भी है और इंडिया के हिसाब से वो बेस्ट है। ओवरऑल में तो वो 7th नंबर पर है। तो सर ये इसकी ऐसी क्या खास है ये बटर नान की, सब जगह फिट हो जाता है, सबको पसंद भी आता है, देशी हो या विदेशी हो, क्या खास है सर इसमें? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ब्रेड है, ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस होनी होती है। तो अगर हमारे अवेयरनेस के हिसाब से देखें, हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अवेयरनेस देखें कि भारतीयों के अलावा अगर कोई ब्रेड की किसी को जानकारी है तो नान की है। जब जिसको चाहे नान बोलें या नान ब्रेड बोलें या कुछ भी बोलें, तो वो नान जो है सबको समझ आता है। अब नान में, अब अगर आप ब्रेड में देखें तो गार्लिक ब्रेड जो है वो लोगों को सबको समझ आती है, पूरी दुनिया में समझ आती है गार्लिक ब्रेड। नान जो है, जैसे उसमें गार्लिक लग जाता है तो एक तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, कोयले पे बना हुआ, मिट्टी पे चिपका हुआ, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, कोयले की खुशबू, हल्का सा जला हुआ स्वाद, और उसमें गार्लिक और उसके साथ साथ मक्खन। फेमिलियर टेस्ट है, फेमिलियर जोन है और नयापन है। तो लोगों को क्या पसंद आता है? देखिए, लोग एडवेंचरस होते जा रहे हैं हर चीज में, लाइफ में ट्रैवल बढ़ रहा है, आप नई नई एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो खाने में भी। पर फिर भी अगर कोई फेमिलियर टेरेन है तो उसमें जो सैंपलिंग है वो जल्दी होती है। तो जो बटर गार्लिक नान है हमारा, वो नई चीज है, तो नए चीज का ट्राई करने का हमें हो रहा है कि अच्छा हमने कुछ नया किया, राइट। तो उसका हमें, चाहे 30,000 फुट से हम उसमें से कूदे तो उसकी जो अगर हमें लगता है कि बहुत थ्रिल है, बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसी नया खाना, अच्छा कितना सिंपल भी हो, लेकिन अगर उसको करने में झिझक ना हो, फेमिलियर टेरेन पे हो, तो सैंपलिंग ज्यादा हो जाती है। तो नेचुरली क्या बात है। that is the benefit that butter garlic naan has. So it is familiar, it is unique, it is new, और इसको अब अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो रेस्टोरेंट्स तो है ही हैं, उसके साथ साथ इंडिया से हैंडमेड बटर गार्लिक नान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इन फ्रोजन फॉर्म। बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंडमेड बन के जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में और लोग उसको खरीदते हैं।
एक्चुअली अब तो खैर फ्रोजन नहीं, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बनना शुरू हो गया और वो भी एक्सपोर्ट होता है, तो लोगों को खाने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। तो एक स्पेशल है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लोगों के लिए फेमिलियर टेस्ट है, तो सारे उसमें बॉक्स टिक हो जाते हैं नेचुरली। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और यही और जिसका जिक्र जिसका ये समझ आता है। जी जी, बहुत अच्छा सर आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली कि अवेलेबिलिटी, फिर उसका एक्सपोर्ट, ये स्वाद जो है पहले ऐसा लगता था कि भारतीय व्यंजनों का स्वाद जो है वो भारतीय सीमाओं तक महदूद रह गया है, लेकिन जब से वो ग्लोबल हुआ है, उसकी रीच बढ़ी है, स्वाद सबकी जुबान पर गया है, तो जुबान से वाह भी निकल रहा है। ये जो आप बटर चिकन की बात कर रहे थे सर, इस रैंक में ये भी हमारे इंडिया की तरफ से सेकंड नंबर पर है, मुर्ग मखनी जिसे कहा जाता है। इसकी कहानी जरा बताइए सर, क्योंकि खाना खजाना में जब आप किया करते थे उस पे भी बटर चिकन का मुझे तो याद है जब आप जिक्र किया करते थे, तो आप जो शूट कर रहे होते थे वहां पर जो भी माहौल था, लेकिन इधर माहौल जो है वो बड़ा लवाबदार हो जाता था। तो ये बटर चिकन के स्वाद का रहस्य क्या है सर? देखिए, बटर चिकन बेस उसका है तंदूरी चिकन, राइट? तो तंदूरी चिकन रोस्ट चिकन है। तो रोस्टेड जो बर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में लोगों को समझ आती है, चाहे वो रोस्ट टर्की हो, रोस्ट चिकन हो, वो पूरी दुनिया में लोगों को समझ आती है। अब उसमें स्पाइसेस तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, चारकोल कुकिंग हो गई, तो स्मोक एक उमामी बड़ा अच्छा देता है, एक बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। अब उसको वेल राउंड करने के लिए, क्योंकि इंडिया है तो लोगों को करी भी समझ आती है, लोगों को लगता है अच्छा करी वाली जो चीज है, अब उसके अंदर टमाटर और क्रीम और मक्खन, ये जब मसाले के साथ में जब स्वाद आते हैं और हल्की सी मिठास, राइट? तो टमाटर अगेन, जैसे इसमें इटालियन अगर आप देखें तो नंबर 1 है। एक तो खैर क्रोशिया एकदम पास में है, बट फिर भी क्योंकि अगेन ये जब होती है, लोगों को इस गाने की बात करते हैं जो आपने सुना हुआ होता है, राइट? जो आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं जो आपको पता होता है, तो ये रैंकिंग भी उसमें हमेशा ज्यादा आएगी जिससे आप परिचित होते हैं, जिससे आप की जान पहचान ज्यादा होती है, जिसको आपने ज्यादा खाया होता है। तो बटर चिकन को और इसकी रीच के लिए तो हल्की सी मिठास, टमाटर का रंग, करी की फॉर्म में, बहुत ज्यादा स्पाइस नहीं, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़े से गरम मसाले उसके अंदर, और स्मोकी जो तंदूरी चिकन है वो उसके साथ में एक डिश, और फिर साथ में बटर गार्लिक नान के साथ में सर्व कर दिया। तो ये जो है, मतलब अभी हम कुछ काम कर रहे हैं दुनिया के खाने के लिए कि ये जो बटर चिकन है, ये इसको सिर्फ चिकन से ना करके, तो हमने एक चावल बनाया है जो बटर चिकन फ्लेवर वाला चावल है। आप सिर्फ चावल खा लें तो आप खाएंगे तो लगेगा ऐसे जैसे बटर चिकन का स्वाद आ रहा है। तो क्या होगा उससे कि जब ये दुनिया भर में चावल पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अरे वाह, ये तो बटर चिकन के स्वाद वाला है, राइट? तो बटर चिकन जो है क्योंकि इतनी लाइकेबल डिश है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनी है जिसमें सब लोगों को समझ आता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर स्पाइसेस, जो हमारे यूनिक स्पाइसेस हैं, चाहे उसके अंदर इलायची हो या फिर अदरक लहसुन हो, या उसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी हो, या सिनेमन हो, या क्लोव हो। ये सारी जो चीजें जब बनती हैं, तो जैसे ही आप पहले कहते हैं अरे इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है, टमाटर समझ आ रहा है, थोड़ी सी मिठास आ रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आप दोबारा कहते हैं अब क्या नहीं समझ आया, सो योर कंजम्पशन इंक्रीजेज। सो मैं कहूंगा कि जो बटर चिकन जो है बहुत पुरानी डिश नहीं, बहुत पुरानी डिश नहीं है, रेस्टोरेंट की डिश है, घर की डिश नहीं है, राइट? इंडियन खाने में घरों की डिशेस बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया घरों की डिशेस हैं, बट ये जितने आप डिशेस देख रहे हैं ये सब रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस है, बिकॉज दुनिया भर में वही लोग ज्यादा खाते हैं, राइट? अभी लौकी की सब्जी तो इसमें नहीं आएगी क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि लौकी की सब्जी क्या है, लेकिन अगर आपने एक बार वो खा ली ना लौकी की सब्जी, जैसे होम स्टाइल हम खाते हैं, या खट्टे मिठे कद्दू ही खा लें आप, जैसे घर में बना हुआ होता है, तो बिकॉज पंकिन इज रियली बिग देयर, राइट? तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिंगापुर में हूँ, तो हमने मेन्यू में खट्टा मीठा कद्दू रखा है फ्लाइट के लिए। तो यहाँ पे जितने लोगों ने टेस्ट किया कहते हैं अरे बड़ी कमाल की चीज है, और मैं भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओ बिकॉज
pumpkin they get it. So खाने के अंदर कोई भी जो चीज है, पहला कदम ये होता है कि उसमें इंट्रिग होनी चाहिए, लेकिन फेमिलियरिटी भी होनी चाहिए, और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो बटर चिकन इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ दैट. एब्सोल्युटली सर, ये जो परफेक्ट बैलेंस है ना, ये जो एवरी मैन्स लैंड है, एक तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा जो उधर के स्वाद वाले होंगे, थोड़ा इधर के स्वाद वाले होंगे. अगर एक सहमति बनानी हो तो वो बटर चिकन पर सहमति बन जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे वो सबके स्वाद आता है. और उसके पीछे जो आपने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मसालों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो फिर वो उस एक्सपीरियंस को एक नया लुक दे देता है. हमने आज सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही थी शुरुआत में, उसी के इर्द गिर्द हमने आज अपने ऑडियंस के लिए पोल भी रखा था. जरा फटाफट से पोल के रिजल्ट्स देख लेते हैं. हमारा सीधा सीधा सवाल ये था कि भाई ये हमारे जो भारतीय खाना है, ये ग्लोबल स्तर पर क्या इसकी धाक बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. तो ज़रा हमने अपने लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश की, और रिजल्ट्स देखिए आप, एक तरफा हैं. हाँ कह रहे हैं 89%. देखिए इन लोगों के लिए ऑब्वियस सा सवाल है ये, लेकिन नहीं कहने वाले हैं 11%. 11% लोग कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं मिली वो पहचान जिसकी दरकार है, लेकिन लगभग 90% लोग कह रहे हैं कि वो धाक मिल गई. हम कमेंट्स भी, हमने अपना दर्शकों से वादा किया था कि हम जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उनको अपने शो में शामिल करेंगे, और हमारे पास आ गए हैं वो कमेंट्स भी. तो पहला कमेंट हम टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे. ये हमारे साथ एक कमेंट आया है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं. ये जो हैंडल है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ. ये हैंडल का जो कमेंट आया है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं है साहब. तो ये हैं हमारे जो बेस्ट कमेंट वाले विजेता हैं. और साथ ही साथ मनीष सालवी साहब का एक कमेंट आया है, और बड़ा खूबसूरत इनका कमेंट है. कह रहे हैं कि येस, एज अ ट्रैवलर आई कैन डेफिनेटली से दैट टुडे इंडियन फूड इज वाइडली प्रेफर्ड अब्रॉड. तो ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि साहब एक्सेप्टेंस तो बड़ी है, और पूरी दुनिया में भारतीय खाने की चर्चा हो रही है. और हो भी क्यों ना, जब संजीव सर जैसे शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हो, जो पूरे दुनिया में भारतीय खाने के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फिर बात तो और बढ़ जाती है. सर मैं 11% जो लोग हैं ना, मैं उनकी बात करूंगा आपसे, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहुंचा. नहीं, वहां पर क्या रहेंगे? बताऊं? हाँ जी, हाँ जी. नहीं, मैं मुझे क्या लगता है, हाँ. वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तक पहुंचा है, पर हमारा मानना है कि अभी और बहुत पहुंच सकता है. तो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लूंगा. वो 11% जो लोग हैं, हाँ. वो चाहते हैं कि अभी हम और मेहनत करें. ये मत कहते कि हम ऊंचाइयां हमने वहां तक पहुंच गए हैं तो हम अपना काम कर लें. तो वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ है. ऐसा नहीं, वो बाहर की दुनिया वाले नहीं. नहीं, परफेक्ट सर. मैं इसीलिए कह रहा हूं सर कि ये 11% लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें पूरी दुनिया में छाना है. इसलिए पॉजिटिव तो है उनका रिस्पॉन्स, में नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी ले रहा हूं. ये हमारे लिए, आपके लिए, सरकारों के लिए, खाने से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है कि 11% लोगों की चिंताओं को दूर करें. तो करना क्या होगा सर उसके लिए? देखिए, एक बहुत जरूरी हर चीज के अंदर होता है, और वो आप बखूबी वो काम कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार. राइट. कोई भी विस्तार के लिए, किसी भी चीज के विस्तार के लिए प्रचार और प्रसार बहुत जरूरी होता है. अब जैसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, उसमें हम हमेशा बात करते हैं, और खाना बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है. और मैं बार बार मैं बात ये कहता हूं कि कुछ साल पहले, क्योंकि मैं उस के साथ में जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म कैंपेन जो थी, वो पूरी नेशनल कैंपेन वाज ऑल अराउंड फूड. नेशनल कैंपेन, टूरिज्म कैंपेन ऑफ अ कंट्री ओनली अराउंड फूड. इट वाज कॉल्ड, उसका नाम था रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम खाने को टूरिज्म कम्युनिकेशन में सेंटर ऑफ द प्लेट रखें. अभी हम क्या करते हैं, उसको एज पार्ट ऑफ कल्चर करते हैं, एंड इट्स वन पार्ट. आई थिंक इसमें, जैसे मैं कहता हूं कि हमने सॉफ्टवेयर में हमने कर लिया है कि भारत से लोग कहते हैं अरे इंडिया में सॉफ्टवेयर की बात होती है, साथ में जुड़ जाता है. आई थिंक खाना एक ऐसी चीज है जिसमें हम विश्व में शिखर पे पहुंच सकते हैं. तो इसलिए सब तरफ से उसकी बातें करनी होगी, सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से भी. हमें भी गर्व के साथ में
उसकी बातें करनी होंगी। और जब भी कोई बाहर से आए, कुछ हो, जैसे अभी G20 हुआ तो सारा उसमें भारतीय खाने से कोई शर्म नहीं हुई, राइट? उसमें सारे खाने हुए। मैं कहूँगा चाहे घर में हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, अपनी भारतीयता जो है उसको ज्यादा जताएं और खाने की जितनी बातें उसको और ज्यादा करें, और आप ऐसे शो और करते रहें ताकि इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता रहे भारतीय खाने। आप सर हमें समय देते रहें। आप यकीन मानिए इतना मज़ा आता है सर आपके साथ शो करने पर, जो आत्मानुभूति होती है और उसके बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है हर तरफ से। बतौर एक जर्नलिस्ट इस कहानी में आपके साथ खाने की बात करते हुए ना एक अलग फील आता है। वैसे सर आपको भी बधाई, आप भी इस जर्नी का पार्ट रहे हैं। इंडिया 360 को, हमारे जी बिजनेस के प्राइम टाइम शो को अभी एनटी अवार्ड्स मिले हैं और डेली न्यूज़ कैटेगरी में हम अवार्ड मिला है सर। तो इसके लिए आप, क्योंकि इस जर्नी के हिस्सा रहे, तो इसके लिए आपको पर्सनल बधाई देनी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो आपको बधाई, हम सबको बधाई, हमारे बधाई। आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई, और आप इसी तरह से रिसर्च बेस्ड आप काम करते हैं, इसी तरह से करते रहें। और दर्शकों को बधाई, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो दर्शक जो हैं उनको भी बधाई। थैंक यू सर। और कमिंग अप देते जा रहे हैं हम अपने दर्शकों के लिए संजीव सर से जो अगला हम चर्चा करेंगे ना, संभवतः वो इस बात पर होगी कि इस लिस्ट में, मैंने पूरी लिस्ट देखी भारतीय व्यंजनों की जो कि टेस्ट एटलस ने बनाई है, लगभग 80 व्यंजन उसमें शामिल हैं, लेकिन एक चीज रह गई इसमें, और वो रह गई हमारे मिलेट्स की डिश। वो कहीं नहीं है। करेक्ट। मैंने आज इसलिए बात नहीं करी क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं मिलेट्स की हमारी जर्नी, तो थोड़ा सा समय देते हैं, लेकिन उसको कैसे इस लिस्ट में जगह देनी है इस पर बात करना बड़ा जरूरी होगा। क्योंकि संजीव सर ने जो कहा कि आपकी सॉफ्ट इमेज के लिए पूरी दुनिया में लीड विश्व गुरु जो कहा जाता है, वो खाना आपके पास है, खजाना है, जो सर भी कहते रहे हैं। उस खजाने को दुनिया के लिए खोल दीजिए तो पैसा ही पैसे को बनाता है, खजाना खोल देंगे तो और खजाना आएगा। ये फिलॉसफी है। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम इस मुद्दे के साथ साथ कुछ और जानकारी भरी बातें करें सर के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। संजीव सर, सरकार ने कहा है कि कैश संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के टेक ओवर का प्लान नहीं है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को टेक ओवर करने के प्लान पर विचार कर रही है। आपको बताएं कि इसी साल फरवरी में 33.1% हिस्सेदारी के साथ सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बनी थी। एनजीओस के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से पैसा जुटाने के लिए बने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आज पहली लिस्टिंग हुई। इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली उन्नति फाउंडेशन पहली संस्था है। उन्नति 2 करोड़ रुपए की इशू लाई थी जो 90% सब्सक्राइब हुआ था। उन्नति फाउंडेशन इस रकम का इस्तेमाल 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देकर रोजगार पाने लायक बनाने में मदद करेगी। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपने प्लांट में करीब 8,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। कंपनी एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में इसे चीन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के प्रयास में फॉक्सकॉन का महत्वपूर्ण कदम बताया है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 13,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की घोषणा की थी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। एडीबी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। FY24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके कारण बैंक को अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी सहित इंडस्ट्री ने डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है। इंडिगो एयरलाइंस अयोध्या एयरपोर्ट पर अपना कमर्शियल ऑपरेशन 6 जनवरी से शुरू करेगी। भारत में दिल्ली, अयोध्या, अहमदाबाद, अयोध्या रूट पर सर्विस उपलब्ध होगी। ये जानकारी इंडिगो की तरफ से दी गई है। हालांकि अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को ही इंडिगो की पहली फ्लाइट लैंड होगी। 25 दिसंबर से पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। बुधवार को बाजार में उतार चढ़ाव कारोबार देखने को मिला और आखिरी घंटों में बाजार में आई शानदार रिकवरी। निफ्टी 20 अंक चढ़कर 20,926 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 34 अंक चढ़कर 69,600 के बेहद करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक 5 अंक गिरकर 47,100 के करीब बंद होने में कामयाब रहा।
आज से डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी निवेश के लिए खुल गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ जुटाना चाहती है। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने 750 से 790 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है। आइए सुनते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की इस आईपीओ पर क्या राय है। प्रमोटर बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में बढ़िया काम कर रही है और सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। अब तक का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। नो डाउट कोविड के वक्त लोअर बेस था, उससे पिछले 2 सालों में ग्रोथ बहुत मजबूत दिखाई है, लेकिन अच्छी ग्रोथ है। मार्केट लीडरशिप है, पेंसिल वाले प्रोडक्ट्स में लगभग 30% का मार्केट शेयर रखना किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास है वो हर एक के लिए मुश्किल काम है। मैं बहुत करनी कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की कहां से आएगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 93% कैपेसिटी पे कंपनी पहले से ही काम कर रही है। ये एक तो कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में, और हाल ही में आप देख रहे हैं फ्लेयर, सेलो, सारी कंपनियां लिस्टिंग होने की तैयारी कर रही है। लिंक, कैमलिन पहले से लिस्टेड है ही। इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, वो उसमें आप वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। तो पेंसिल वगैरह है, आप वहाँ प्राइसिंग पावर ज़्यादा मिलेगा नहीं, बहुत महंगा आप नहीं कर सकते उसको, सिर्फ आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि प्रमोटर्स कहाँ से लाएंगे। दूसरा, कंपटीशन अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से भी बहुत है, ऑर्गेनाइज भी है। तीसरी एक चीज और है कि अभी तक इस स्पेस में बहुत वेल्थ इन्वेस्टर्स की बनी नहीं है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, थोड़ा सस्ता करना चाहिए था इन्हें। अगर थोड़ा और सस्ता देते तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है, फिर भी मार्केट का मूड माहौल है, न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं, रीजनेबल है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक दमदार लिस्टिंग होती है तो फिर उसके बाद वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे, इसलिए लिस्टिंग गेंस के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल गया है। कंपनी की योजना इस आईपीओ से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं, आपको इस पे निवेश करना है या नहीं। पॉजिटिव क्या है, प्रोमोटर्स बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। रुपिंदर सिंह साहब अच्छा खासा बिजनेस समझते हैं, काम किया हुआ है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी है, एयूएम ग्रोथ बढ़िया है, मजबूत है, और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है दूसरे लिस्टेड प्लेयर के मुकाबले में। न ज़्यादा रखें और हल्के से कम रखें, ऐसा भी नहीं बहुत सस्ता दे रहा वैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखें, ये एक अच्छी बात है। नेगेटिव क्या है, इस 6 महीने भी और पिछले कुछ समय से कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे, नेगेटिव हो रहे हैं। शायद आईपीओ के आने के बाद अब वो थोड़ा ठीक होता हुआ दिखे। अभी जो हाल ही में आरबीआई ने डिसीजन दिया रिस्क वेटेज बढ़ाने का, इनकी 68% बोरिंग बैंक से, तो थोड़ा सा पैसा महंगा मिलेगा इनको, वो रिस्क रहती है। एनबीएफसी स्पेस में आपके पास चॉइसेस बहुत है। अगर आपको होम फाइनेंस वाली ही कंपनी लेनी है तो आपके पास में एप्टस है, आवास है, होम फर्स्ट है, बहुत सारी है। सो आप चॉइस बहुत है, इसलिए कि मैं एक तो क्या होता है कि यूनिक कंपनी में मरे जा रहा हूँ, यही लूंगा, वहाँ पे एक बहुत चॉइस है। बट हाँ, इनकी यूनिक पोजीशनिंग ये है कि फर्स्ट टाइमर्स प्लॉट बनाकर लोन लेकर घर बनाने वाले लोगों को, जो बिजनेस इनकम जनरली रखते हैं, उनको लोन देने का ये काम करते हैं। तो ठीक ठाक लिस्टिंग ये हो सकते हैं, लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं। इसमें स्पेस में ग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एनजीओस के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से पैसा जुटाने के लिए बने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आज पहली लिस्टिंग हुई। इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली उन्नति फाउंडेशन पहली संस्था है। उन्नति 2 करोड़ की इश्यू लाई थी, जो 90% सब्सक्राइब हुआ है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके माध्यम से आपको एक जरिया मिलेगा जहां पर आप अच्छी जगहों पे आपने निर्धारित, आपको लग रहा है कि ये जो कॉज है उसको सपोर्ट करना है, तो वो एक अच्छे फ्रेमवर्क में, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आप निवेश कर पाओगे। तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो भी सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं आप भी शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग जो उद्योग घराने हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत है। पैसा देने के साथ साथ हमें ये एश्योरेंस भी आ जाएगा विद अ वेरी क्रेडिबल रेगुलेटर एक से भी कि काम हो रहा है या नहीं,
सोशल असेसर इंडिपेंडेंट होगा, सोशल असेसमेंट का डिस्क्लोजर होगा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी होगा, एक नया पाइपलाइन शुरू हो जाएगा, डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टमेंट में। जैसा म्यूचुअल फंड में आज भारत में इतना रेवोल्यूशन हो गया है, इसी तरह का एक रेवोल्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा, हो सकता है, हो जाएगा। नए साल की शुरुआत में नौकरियों की बहार होगी। दरअसल टीम लीज के सर्वे में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिसके मुताबिक देश की करीब 80% कंपनियां हायरिंग के लिए तैयार हैं, खासकर फ्रेशर्स के लिए ज्यादा मौके होंगे। नया साल नौकरी के लिहाज से उम्मीदों भरा साबित होने वाला है। जॉब्स को लेकर सूखा छटने वाला है, यानी नई नौकरियों की बहार होगी। कुल मिलाकर जॉब्स के मोर्चे पर 2024 के शुरुआती महीने शानदार साबित होने वाले हैं। दरअसल स्टाफिंग फर्म टीम लीज ने नौकरी को लेकर देश के 14 बड़े शहरों की 1820 कंपनियों का सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। सर्वे के मुताबिक कारोबारी साल 2023-24 की दूसरी छमाही में 79% कंपनियों ने नई भर्ती के साथ अपने कर्मचारियों को बनाए रखने पर जोर दिया है। दरअसल जॉब्स के लिहाज से ये साल उथल पुथल वाला रहा। खासकर एजुटेक कंपनियों में छटनी का दौर रहा तो आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों ने फ्रेशर्स को ऑन बोर्ड कराने में देरी की, लेकिन अब माहौल बदला है। खासकर सरकार ने रोजगार पैदा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रोत्साहन वाली योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इसका असर अब दिखने लगा है। इसके चलते एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरी की डिमांड होगी। दरअसल ग्रामीण और छोटे शहरों से मांग बढ़ने के बाद कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का ज्यादा दबाव है। वहीं देश भर में 5G नेटवर्क के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग का अनुमान है। वहीं हेल्थ केयर और फार्मा, पावर और एनर्जी सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। खासकर बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में नई भर्ती और वर्कफोर्स में विस्तार को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही कोयम्बटूर, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे 2 टियर शहरों में भी नौकरी के मौके बढ़ेंगे। नौकरी को लेकर टीम लीज के इस सर्वे के जो उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं, उसकी कुछ वाजिब वजहें भी हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ यानी आईआईपी की बात करें तो अक्टूबर में ये 11.7% के साथ 16 महीने के हाई पर रहा, जबकि इसी दौरान पिछले साल ये आंकड़ा -4.1% पर था। वहीं अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें 10.4% की तेजी रही, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा -5.8% पर था। ऐसे में रोजगार को लेकर टीम लीज ने जो सर्वे किया है उसमें निश्चित तौर पर दम है। खासकर नौकरी के मोर्चे पर फ्रेशर्स के लिए नया साल शानदार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 13 दिसंबर वो तारीख जब संसद पर आतंकी हमले की बरसी मनाई जाती है। ठीक उसी तारीख को देश की नई संसद में ऐसी घटना घट गई जो संसद की सुरक्षा के दावों की पोल खोलती है। देखिए आज दोपहर 1 बजे लोकसभा में क्या हुआ। देश की नई लोकसभा में आम दिनों की तरह ही संसद की कार्यवाही चल रही थी। 0 आवर में सभी सांसद कार्यवाही में शामिल थे। दोपहर 1:01 पर लोकसभा में अचानक हड़कंप मच गया। लोगों के लिए भी है। लोकसभा के अंदर बनी दर्शक दीर्घा यानी विजिटर्स गैलरी से एक शख्स सांसदों के बीच कूद पड़ा। जिस वक्त वो शख्स कूदा, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा में बोल रहे थे और उनके पीछे घटना घट रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा के पीठासीन स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। बोलते वक्त उनके चेहरे पर घबराहट और हैरानी साफ नजर आ रही थी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नीली जैकेट में एक शख्स सांसदों के टेबल पर चढ़ गया और उन्हें लांघते हुए लोकसभा हॉल के बीच में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे चारों ओर से लोकसभा के कर्मचारियों और सांसदों ने घेर लिया
अपने को घिरता हुआ देख वो शख्स बचने का रास्ता देख रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया और पकड़ा गया। जैसे ही पहला शख्स कूदा, विजिटर्स गैलरी में बैठा उसका दूसरा साथी भी नीचे कूद पड़ा। नीचे कूदने से पहले दूसरे शख्स ने अपने जूते में स्मोक क्रैकर्स यानी रंगीन धुआं निकालने वाला पटाखा लोकसभा सदस्यों के बीच फेंक दिया। इससे लोकसभा के अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। लोकसभा के अंदर धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। हर सांसद डरा सहमा था। उन्हीं सांसदों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे, जो पूरी घटना देख रहे थे। दोनों शख्स ने लोकसभा के अंदर नारे भी लगाए। सांसदों के मुताबिक इन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। लोकसभा कर्मचारियों के साथ साथ कुछ सांसदों ने भी आरोपी युवकों को पकड़ने की कोशिश की थी। संसद की विजिटर्स गैलरी से सांसदों के बीच कूदने वाले दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक शख्स का नाम सागर शर्मा था और दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन डी था। घुसपैठ करने वाले दोनों आरोपी एक सांसद से पास बनवाकर संसद में घुसे थे। जिस वक्त लोकसभा के अंदर दो उपद्रवी हंगामा कर रहे थे, करीब करीब उसी वक्त नई संसद के बाहर भी दो लोगों ने हंगामा किया। एक महिला और एक पुरुष ने संसद परिसर के बाहर स्मोक क्रैकर्स छोड़े। इससे संसद परिसर के बाहर लाल और पीला धुआं फैल गया। आरोपी महिला का नाम नीलम और युवक का नाम अमोल शिंदे। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान दोनों नारेबाजी भी कर रहे थे। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था और सुबह सुबह परिसर में संसद हमले में शहीद हुए जवानों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। लेकिन कुछ ही घंटे बाद नई संसद के अंदर ऐसी घटना घट जाएगी, सांसदों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। गाजा में सीज फायर को लेकर यूएनजीए में वोटिंग हुई। भारत ने सीज फायर के समर्थन में वोट किया। वहीं दिल्ली में यूएन और मानवाधिकार के मुद्दे पर सेमिनार हुआ, जिसमें फिलिस्तीन के मुद्दे पर यूएन की आलोचना की गई। गाजा में बम, बारूद और बर्बादी को रोकने के लिए एक बार फिर यूएन में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। इस बार भारत ने भी गाजा में सीज फायर का समर्थन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। कुल 153 देशों के समर्थन के साथ गाजा में तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया। वहीं भारत में इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पर सेमिनार हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यूएन को नकारा बता दिया। यूनाइटेड नेशंस कभी सक्सेसफुल नहीं रही, किसी चीज में वो कामयाब नहीं रहे। लोग जाते हैं, जैसे अभी तिब्बत का मामला हुआ। फारूक अब्दुल्ला के अलावा इस सेमिनार में कई मुस्लिम नेताओं ने यूएन को मानवाधिकार के मुद्दे पर घेरा। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए।